दिल की दौलत दिल एपिसोड 21-40 गोली किसे लगी। अस्पताल के कमरे में अफरा तफरी मच गई। काजल की चीख पूरे वार्ड में गूंज उठी। आर्यन इमरजेंसी लाइट जलते ही सबकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां इंस्पेक्टर शर्मा घायल पड़े थे। गोली उनके कंधे में लगी थी। डॉक्टर और नर्सें तुरंत उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। आर्यन ने राहत की सांस ली कि काजल और बुजुर्ग सुरक्षित थे। उसी समय अस्पताल के बाहर एक काली एसयूवी तेजी से निकल गई। हमलावर भाग चुका था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर शर्मा की जान बच गई। उन्होंने होश में आते ही कहा, हमलावर का निशाना मैं नहीं था, उसका असली निशाना बाबा थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं। मैं समझ गया, महेंद्र अब डर गया है, इसलिए वह मुझे चुप कराना चाहता है। आर्यन ने पूछा, आखिर महेंद्र है कौन? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। महेंद्र कभी तुम्हारे परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी था, लेकिन दौलत और लालच ने उसे बदल दिया। उसने सिंह परिवार के खिलाफ साजिश रची और अनन्या को रास्ते से हटाने की कोशिश की। राजवीर सिंह हैरान रह गए। तो इतने सालों से हमारा दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि अपना ही था। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उधर एक सुनसान फार्म हाउस में विक्रम और महेंद्र आमने सामने बैठे थे। महेंद्र की उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चालाकी थी। विक्रम गुस्से में बोला, आपने अस्पताल में हमला क्यों किया? अगर पुलिस ने आपको पहचान लिया तो? महेंद्र हंस पड़ा, डरना मैंने कभी नहीं सीखा, लेकिन अब जल्दी करनी होगी। उसने मेज पर एक पुराना नक्शा फैलाया। आज रात हम सिंह हवेली के पुराने मंदिर में जाएंगे। वहीं वह आखिरी सबूत छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसी समय अस्पताल के बाहर खड़ा एक वार्ड बॉय चुपके से यह सारी बातें सुन रहा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और किसी को मैसेज भेजा। वे लोग आज रात पुराने मंदिर जा रहे हैं। लेकिन यह मैसेज किसे भेजा गया? आर्यन को या फिर किसी और को? यही सवाल कहानी का नया सस्पेंस बन गया। सुबह के 5 बज रहे थे। अस्पताल की खिड़की से सूरज की पहली किरणें अंदर आ रही थीं। पूरी रात जागने के कारण आर्यन की आंखों में थकान थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, महेंद्र आखिर चाहता क्या है? उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर सच जानना है तो आज रात 10 बजे पुराने शिव मंदिर पहुंचो। किसी पर भरोसा मत करना। आर्यन ने नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद था। वह सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद काजल उसके पास आए। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? आर्यन ने उसे पूरा संदेश दिखाया। काजल बोली, ये जाल भी हो सकता है। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, हो सकता है, लेकिन अगर वहां सच मिला तो हमें जाना होगा। उधर सिंह हवेली में राजवीर सिंह अपने कमरे में पुरानी फाइलें देख रहे थे। अचानक उन्हें एक लिफाफा मिला जो वर्षों से अलमारी में बंद था। उसके ऊपर लिखा था, अगर अनन्या कभी वापस आए तो ये पत्र उसे देना। राजवीर के हाथ कांपने लगे। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी और एक छोटी सी सोने की चेन थी। चेन के लॉकेट पर वही चांद का निशान बना था। राजवीर की आंखों से आंसू निकल आए। इतने साल यह मेरे पास था। उन्होंने तुरंत आर्यन को फोन किया। उधर महेंद्र और विक्रम पुराने शिव मंदिर के पास पहुंच चुके थे। मंदिर के पीछे एक विशाल बरगद का पेड़ था। महेंद्र मुस्कुराया, याद है, मैंने यही जगह चुनी थी। विक्रम ने पूछा, सबूत कहाँ है? महेंद्र पेड़ की जड़ों के पास बैठ गया और मिट्टी हटाने लगा। कुछ मिनट बाद उसे लोहे का एक छोटा संदूक मिला। उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक पेन ड्राइव रखी थी। महेंद्र हंसने लगा, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। लेकिन उसी समय दूर झाड़ियों में कोई कैमरे से उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह दोस्त था या दुश्मन, किसी को नहीं पता। रात के ठीक 10 बजे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी और पुराने शिव मंदिर के आसपास डरावना सन्नाटा था। आर्यन अपनी कार से उतरा। उसके साथ काजल भी थी। दोनों सावधानी से मंदिर के पीछे की ओर बढ़ने लगे। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, जो भी हो तुम मेरे पीछे रहना। काजल ने सिर हिलाया, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उसी समय बरगद के पेड़ के पास महेंद्र और विक्रम खड़े थे। महेंद्र ने पेन ड्राइव हाथ में लेकर कहा, इसमें 20 साल पहले की रिकॉर्डिंग है। अगर यह पुलिस तक पहुंच गई तो हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। विक्रम ने पूछा, तो इसे अभी नष्ट कर देते हैं? महेंद्र मुस्कुराया, इतनी जल्दी नहीं। अचानक झाड़ियों से आवाज आई, रुक जाओ। आर्यन और काजल सामने आ गए। महेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। आखिर तुम पहुंच ही गए। आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा, पेन ड्राइव हमें दे दो। महेंद्र हंस पड़ा, पहले इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी विक्रम ने मौका देखकर काजल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आर्यन, पेन ड्राइव चाहिए या काजल? काजल घबरा गई। आर्यन ने एक पल भी नहीं सोचा। काजल मेरी पहली जिम्मेदारी है। उसने पेन ड्राइव की ओर देखना भी छोड़ दिया और सीधे काजल की तरफ बढ़ा। महेंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की।
लेकिन तभी नहाए हवा में गोली चली। गोली किसी को नहीं लगी। वह चेतावनी थी। चारों तरफ पुलिस फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने लाउडस्पीकर पर कहा, महेंद्र, विक्रम, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार डाल दो। महेंद्र गुस्से से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तभी झाड़ियों के पीछे से वही रहस्यमयी व्यक्ति बाहर आया जो कई दिनों से सब पर नजर रख रहा था। उसने अपना चेहरा दिखाया। सब हैरान रह गए। वह रघुनाथ था, सिंह परिवार का पुराना ड्राइवर, जिसे सबने समझा था कि वह गायब हो गया है। रघुनाथ बोला, मैं पिछले कई दिनों से पुलिस की मदद कर रहा था। महेंद्र ने गुस्से में पेन ड्राइव जमीन पर फेंकी और भागने लगा, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसला और वह मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। विक्रम भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन ने उसे पकड़ लिया। दोनों आमने सामने खड़े थे। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, भैया, अगर आज मैं हार गया तो कई ऐसे राज खुलेंगे जो आप सह नहीं पाएंगे। आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, झूठ कितना भी बड़ा हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस दोनों को लेकर चली गई। आर्यन ने जमीन से पेन ड्राइव उठाई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था, इस छोटे से पेन ड्राइव में उसकी और काजल की पूरी जिंदगी का सच छिपा है। काजल उसके पास आई। भावुक होकर उसने आर्यन का हाथ थाम लिया। जो भी सच हो, हम उसका सामना साथ में करेंगे। आर्यन मुस्कुराया। हमेशा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच का भरोसा अब पहले से भी मजबूत हो चुका था। लेकिन उसी समय पुलिस की गाड़ी में बैठा विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में एक दूसरी बिल्कुल वैसी ही पेन ड्राइव थी, यानी आर्यन के हाथ जो पेन ड्राइव लगी थी, क्या वह असली थी या नकली? रात के लगभग 11 बज रहे थे। आर्यन, काजल, राजवीर सिंह और इंस्पेक्टर शर्मा सिंह हवेली पहुंच चुके थे। ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा था। मेज पर वही पेन ड्राइव रखी थी जो मंदिर से मिली थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, अब पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। उन्होंने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाए। कुछ सेकंड तक स्क्रीन काली रही। फिर अचानक एक वीडियो चल पड़ा। वीडियो में लगभग 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग थी। एक छोटी बच्ची अपने जन्मदिन का केक काट रही थी। उसके गले में वही चांद वाला लॉकेट था। काजल की आंखें भर आईं। ये मैं हूँ, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। हाँ बेटी, ये तुम्हारा 7वां जन्मदिन था। सबकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। लेकिन तभी वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश दिखाई दिया, बाकी रिकॉर्डिंग देखने के लिए दूसरा भाग आवश्यक है। इंस्पेक्टर हैरान रह गए। इसका मतलब वीडियो 2 हिस्सों में बांटा गया है। उसी समय सभी को विक्रम की मुस्कान याद आई। आर्यन ने धीरे से कहा, उसके पास दूसरी पेन ड्राइव है। उधर जेल की एक अलग कोठरी में बैठा विक्रम चुपचाप हंस रहा था। महेंद्र ने गुस्से में पूछा, तू हंस क्यों रहा है? विक्रम बोला, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। उसने अपनी जेब से दूसरी पेन ड्राइव निकाली। पूरा सच सिर्फ इसी में है। महेंद्र घबरा गया। इसे किसी भी हालत में पुलिस तक मत पहुंचने देना। इसी बीच हवेली में काजल अकेली बालकनी में खड़ी थी। वह आसमान की ओर देख रही थी। आर्यन धीरे से उसके पास आया। क्या सोच रही हो? काजल की आंखें नम थीं। अगर मुझे मेरा असली परिवार मिल भी गया तो क्या मैं अपनी मां को छोड़ पाऊंगी? आर्यन ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। जिन्होंने तुम्हें प्यार दिया वही तुम्हारा परिवार हैं। काजल की आंखों से आंसू बह निकले। भावुक होकर उसने आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन ने भी उसे प्यार से थाम लिया। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहे। उसी समय हवेली के बाहर खड़ी एक काली कार में बैठा एक अनजान आदमी दूरबीन से उन्हें देख रहा था। उसने फोन मिलाया। सर, लड़की अभी भी जिंदा है। फोन के दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। तो फिर इस बार कोई गलती मत करना। फोन कट गया। उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में सिर्फ एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, काजल का, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, टारगेट अनन्या। कहानी में अब एक नया दुश्मन प्रवेश कर चुका था। अगली सुबह शहर की सेंट्रल जेल के बाहर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से काले सूट में एक वकील उतरा। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। जेलर ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? वकील ने शांत स्वर में जवाब दिया, कैदी विक्रम से। कुछ ही मिनटों बाद वह मुलाकात वाले कमरे में बैठा था। लोहे की जाली के दूसरी तरफ विक्रम लाया गया। वकील ने धीरे से कहा, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, महेंद्र की गलती थी। वकील मुस्कुराया, गलती किसी की भी हो, लेकिन बॉस खुश नहीं हैं। विक्रम पहली बार थोड़ा घबरा गया। क्या बॉस खुद शहर में आ गए हैं? वकील ने सिर्फ इतना कहा, आज रात। उधर सिंह हवेली में आर्यन ने अपनी कंपनी का सारा काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया था। अब उसकी पहली प्राथमिकता सिर्फ काजल की सुरक्षा और सच तक पहुंचना था। काजल बगीचे में बैठी अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, चाहे मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी पता चले, आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी।
माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने काजल को गले लगा लिया। राजवीर सिंह दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस लड़की में इतना संस्कार है वह इस घर की बहू बनने के योग्य है। शाम को आर्यन और काजल हवेली के मंदिर में दीपक जला रहे थे। आर्यन ने धीरे से कहा, जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुमसे एक जरूरी बात कहूंगा। काजल मुस्कुराए, मुझे इंतजार रहेगा। उसी समय धड़ाम, मंदिर के बाहर जोरदार धमाका हुआ। सभी लोग भागकर बाहर आए। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक काला डिब्बा रखा था। इंस्पेक्टर शर्मा ने तुरंत सभी को पीछे हटाया। बम निरोधक दस्ते ने सावधानी से डिब्बा खोला। सबकी सांसें थम गईं। डिब्बे के अंदर बम नहीं था, बल्कि एक लाल गुलाब, एक चांद वाला लॉकेट और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अनन्या, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। अगली बार सिर्फ चेतावनी नहीं मिलेगी। काजल के हाथ कांपने लगे। आर्यन ने तुरंत चिट्ठी अपने हाथ में ले ली। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जो भी है, अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। उसी समय हवेली के बाहर सड़क पर खड़ी एक काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी पिछली सीट पर बैठा एक आदमी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, आर्यन सिंह, अब असली खेल शुरू होगा। कार रात के अंधेरे में गायब हो गई। रात के लगभग 11 बज चुके थे। हवेली के बाहर सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। हर गेट पर पुलिस तैनात थी, लेकिन आर्यन को लग रहा था कि दुश्मन अभी भी उनसे एक कदम आगे है। वह बालकनी में खड़ा सोच रहा था कि तभी काजल उसके पास आए। तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। आर्यन मुस्कुराया, जब तक तुम्हारी सुरक्षा का यकीन नहीं हो जाता मुझे किसी और बात की चिंता नहीं। काजल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम हमेशा मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये पहली बार था जब आर्यन ने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कही। काजल की आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुराए और बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके लिए वह पल पूरी दुनिया से बढ़कर था। उसी समय शहर से बाहर एक आलीशान बंगले में वही रहस्यमय आदमी बैठा था। उसके सामने वकील विक्रम और महेंद्र वीडियो कॉल पर थे। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसका नाम था रणवीर मल्होत्रा। वह एक बेहद अमीर और प्रभावशाली कारोबारी था। रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा, 20 साल पहले जो काम अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करना होगा। विक्रम ने पूछा, लेकिन सर, अनन्या के जिंदा रहने से आपको क्या खतरा है? रणवीर कुर्सी से उठा। उसने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में वह खुद, महेंद्र और एक तीसरा आदमी खड़े थे। तीसरे आदमी का चेहरा फटा हुआ था। रणवीर बोला, अगर अनन्या को अपने असली पिता का नाम पता चल गया तो हमारी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। उधर सिंह हवेली में रात के 2 बजे अचानक आर्यन के कमरे की खिड़की का शीशा टूट गया। छिन्नाक, एक पत्थर अंदर आकर गिरा। उससे एक चिट्ठी बंधी हुई थी। आर्यन ने चिट्ठी खोली। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अनन्या को बचाना चाहते हो तो कल रात अकेले पुराने किले में आना। पुलिस लाई तो उसकी मौत तय है। आर्यन ने चिट्ठी को मुट्ठी में कस लिया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वह पुराने किले जरूर जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था, काजल दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। उसने मन ही मन फैसला किया, आर्यन अकेले नहीं जाएगा, चाहे उसे बताए बिना ही क्यों न जाना पड़े। अगली रात आसमान पर काले बादल छाए थे। बिजली की चमक के बीच पहाड़ी पर बना पुराना किला और भी डरावना लग रहा था। आर्यन ने किसी को बताए बिना अपनी कार किले की ओर मोड़ दी। उसे लगा कि वह अकेला जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ दूरी पर दूसरी कार में काजल भी उसका पीछा कर रही थी। रात के ठीक 10 बजे आर्यन किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी, स्वागत है आर्यन सिंह। आर्यन ने चारों ओर देखा। सामने आओ। धीरे धीरे अंधेरे से रणवीर मल्होत्रा बाहर आया। उसके साथ कई हथियारबंद आदमी थे। रणवीर मुस्कुराया, मुझे पता था तुम प्यार के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दोगे। आर्यन ने गुस्से में कहा, काजल कहाँ है? रणवीर हंस पड़ा, जिसे तुम काजल कहते हो वह हमारे लिए अनन्या है। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, मैं यही हूँ। आर्यन पलटा। काजल वहां खड़ी थी। आर्यन हैरान रह गया, मैंने तुम्हें आने से मना किया था। काजल बोली, मैं तुम्हें अकेले कैसे आने देती? रणवीर ताली बजाकर हंसने लगा, बहुत अच्छा, अब तुम दोनों एक ही जगह हो। अचानक किले का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, अब दोनों अंदर फंस चुके थे। रणवीर ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और किले के अंदर बने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर के सामने जाकर वह रुक गया। इसे पहचानते हो? आर्यन ने ध्यान से देखा। तस्वीर में राजवीर सिंह, एक महिला और एक छोटी बच्ची थी। वही बच्ची, अनन्या। लेकिन तस्वीर के कोने में एक और आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा फटा हुआ था।
रणवीर ने धीमे स्वर में कहा, यही आदमी अनन्या का असली पिता है। काजल की सांसें थम गईं। क्या? आर्यन भी स्तब्ध रह गया। लेकिन इससे पहले कि रणवीर पूरा सच बताता, पूरा किला जोर से हिलने लगा। धड़ 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 छत से पत्थर गिरने लगे। रणवीर चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने पुलिस को खबर दे दी थी। रणवीर गुस्से से चिल्लाया, किसने धोखा दिया? उसी समय उसके एक आदमी ने घबराकर कहा, सर, विक्रम गायब है। रणवीर का चेहरा बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसकी अपनी टीम में भी कोई गद्दार है। किला जोर जोर से हिल रहा था। छत से धूल और छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। आर्यन ने तुरंत काजल का हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ रहना, कहीं अलग मत होना। काजल ने डरते हुए सिर हिलाया। रणवीर और उसके आदमी पीछे के गुप्त रास्ते की ओर भागने लगे। लेकिन तभी धड़ाम, एक बड़ा पत्थर गिरा और गुप्त रास्ता बंद हो गया। रणवीर गुस्से से चिल्लाया, नहीं। उसी समय किले की एक दीवार खिसकने लगी। घर्र घर्र, दीवार के पीछे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। आर्यन, काजल और पुलिस सावधानी से नीचे उतरे। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही सबकी नज़र अंदर रखी चीज़ों पर गई। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक सीलबंद फाइल थी। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, अनन्या गोपनीय। काजल के हाथ कांपने लगे। आर्यन ने धीरे से फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक जन्म प्रमाण पत्र था। उस पर लिखा नाम था, अनन्या सिंह। काजल की आंखों से आंसू बह निकले। तो मैं सचमुच अनन्या हूँ। लेकिन अगले ही पन्ने पर एक और बात लिखी थी, सुरक्षा कारणों से अनन्या की असली पहचान दुनिया से छिपाई गई। राजवीर सिंह ने गहरी सांस ली। आखिरकार सच सामने आ गया। इसी बीच इंस्पेक्टर शर्मा ने फाइल में रखा एक पुराना फोटो निकाला। इस बार तस्वीर पूरी थी। उसमें राजवीर सिंह, उनकी पत्नी और छोटी अनन्या साथ खड़े थे। आर्यन हैरान रह गया। पापा, इसका मतलब? राजवीर ने काजल की ओर देखा। बेटी, तुम्हारे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। जब उनके दुश्मनों ने हमला किया तो उन्होंने तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। काजल की आंखें भर आईं। तो आप? राजवीर बोले, मैं तुम्हारा जैविक पिता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता से किया वादा आज तक निभा रहा हूँ। आर्यन ने राहत की सांस ली। अब ये साफ हो चुका था कि आर्यन और काजल का रिश्ता किसी पारिवारिक बाधा में नहीं बंधा था। लेकिन तभी तहखाने के कोने से ताली बजने की आवाज़ आई। ठप ठप ठप। सबने मुड़कर देखा। वहां विक्रम खड़ा था। उसके हाथ में वही दूसरी पेन ड्राइव थी। विक्रम मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों ने आधा सच जान लिया है। उसने पेन ड्राइव हवा में लहराई। लेकिन पूरा सच अभी भी सिर्फ मेरे पास है। उसी पल उसने पेन ड्राइव को अपने जूते के नीचे रख दिया। चर्र, सबको लगा कि वह उसे तोड़ देगा, लेकिन आखिरी क्षण में उसने पैर रोक लिया। उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, भैया, अब मुझे भी सच बताना है। आर्यन और काजल हैरानी से उसे देखने लगे। क्या विक्रम सचमुच बदल रहा था, या ये भी उसकी कोई नई चाल थी? तहखाने में गहरा सन्नाटा था। सभी की निगाहें विक्रम पर टिकी थीं। उसके हाथ में दूसरी पेन ड्राइव थी। आर्यन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, विक्रम, अगर सच में कुछ कहना है तो अब कोई खेल मत खेलना। विक्रम ने गहरी सांस ली। आज तक मैंने तुमसे सिर्फ झूठ बोला है भैया, लेकिन आज पहली बार सच बोलूंगा। रणवीर गुस्से से चिल्लाया, विक्रम, चुप रहो। विक्रम उसकी ओर मुड़ा, मैं बहुत साल तुम्हारे लिए काम करता रहा, अब नहीं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। जब मैं सिर्फ 15 साल का था, मेरे पिता के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। रणवीर ने हमारी मदद की, लेकिन बदले में मुझसे एक वादा लिया। कैसा वादा? आर्यन ने पूछा। उसने कहा कि बड़ा होकर मुझे सिंह परिवार के हर राज की खबर उसे देनी होगी। काजल हैरानी से बोली, यानी तुम शुरू से उसके लिए काम कर रहे थे? विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया गया कि असली निशाना एक मासूम बच्ची थी। विक्रम ने दूसरी पेन ड्राइव आर्यन की ओर बढ़ा दी। इसमें पूरा सच है। रणवीर ने तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। कोई भी उस पेन ड्राइव को हाथ नहीं लगाएगा। उसने निशाना विक्रम की तरफ कर दिया। धाया, गोली चल गई। आर्यन बिना सोचे विक्रम की ओर दौड़ा। गोली विक्रम के कंधे को छूती हुई निकल गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। काजल चीख उठी, विक्रम! पुलिस ने तुरंत रणवीर को घेर लिया। कुछ देर की भागदौड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल विक्रम ने कांपते हाथों से पेन ड्राइव आर्यन के हाथ में रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आर्यन की आंखें भी नम हो गईं। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। गलती मान लेना ही बदलाव की पहली निशानी है। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। उसी समय इंस्पेक्टर शर्मा ने लैपटॉप मंगवाया। दूसरी पेन ड्राइव लगाई गई। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई दी।
उसमें साफ दिख रहा था कि रणवीर और महेंद्र मिलकर अनन्या के पिता के खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन वीडियो अभी पूरा भी नहीं चला था कि अचानक स्क्रीन काली हो गई। फिर एक रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि असली दुश्मन अभी भी जिंदा है। रणवीर सिर्फ एक मोहरा था। पूरा तहखाना एकदम शांत हो गया। रणवीर का चेहरा पहली बार डर से पीला पड़ गया। आर्यन ने उसकी ओर देखा। कौन है वह? रणवीर ने होंठ भींच लिए। धीरे से उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, सम्राट। इतना कहते ही दूर कहीं जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम। पूरा तहखाना फिर से हिलने लगा। तेज धमाके के बाद पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे और धूल चारों तरफ फैल गई। इंस्पेक्टर शर्मा जोर से बोले, सब लोग बाहर निकलो, जल्दी। आर्यन ने घायल विक्रम को अपने कंधे का सहारा दिया, जबकि काजल बुजुर्ग रघुनाथ का हाथ पकड़कर बाहर की ओर दौड़ी। किसी तरह सभी लोग तहखाने से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरा तहखाना ढह गया। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा और गहरी सांस ली। अगर हम 2 मिनट और रुक जाते। उसी समय शहर से कई किलोमीटर दूर समुद्र किनारे बने एक शानदार बंगले में एक आदमी बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। सफ़ेद सूट, तेज नज़रें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। एक आदमी उसके पास आया। सर, रणवीर गिरफ्तार हो गया। वह आदमी बिना पीछे देखे बोला। मुझे पता है, और महेंद्र भी पुलिस की गिरफ्त में है। वह हल्का सा मुस्कुराया। जो मोहरे काम के नहीं रहते, उन्हें खो देने का दुख नहीं होता। आदमी ने पूछा, अब क्या आदेश है? वह धीरे धीरे मुड़ा। अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा। यही था, सम्राट। उधर अस्पताल में विक्रम का ऑपरेशन सफल हो गया था। होश आने पर उसने आर्यन को अपने पास बुलाया। भैया। हाँ विक्रम, सम्राट से सावधान रहना। वह कभी सामने से हमला नहीं करता, पहले इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढता है। आर्यन ने पूछा, मेरी कमजोरी क्या है? विक्रम ने काजल की तरफ देखा। अनन्या। आर्यन ने तुरंत काजल का हाथ पकड़ लिया। उसने मन ही मन वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काजल की रक्षा करूंगा। उसी रात काजल अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। वह घबरा कर उठी, धीरे धीरे खिड़की के पास गई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर एक छोटा सा काला डिब्बा रखा था। उसने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक पुरानी चाबी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अनन्या, अगर अपने असली पिता का नाम जानना है तो कल रात अकेले पुराने लाइट हाउस पर आना। किसी को बताया तो आर्यन जिंदा नहीं बचेगा। काजल के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी छिपा दी। सुबह जब आर्यन उससे मिला तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा डर आर्यन की नज़रों से नहीं बच सका। आर्यन ने पूछा, काजल, क्या बात है? काजल ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया, वह अकेले लाइट हाउस जरूर जाएगी। उसे नहीं पता था, दरवाजे के बाहर खड़ा आर्यन सब सुन चुका था। अगली रात समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें पुराने लाइट हाउस की दीवारों से टकरा रही थीं। तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। काजल ने किसी को बिना बताए टैक्सी ली और लाइट हाउस पहुंच गई। उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। अचानक ऊपर से एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है अनन्या। काजल घबरा गई, कौन है? सामने आओ। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता हुआ एक आदमी सामने आया। वह था सम्राट। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सम्राट बोला, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। काजल की आंखें फैल गईं। तुम मेरी माँ को जानते थे? सम्राट मुस्कुराया, जानता ही नहीं था, बल्कि वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले पीछे से एक आवाज आई, उससे एक शब्द भी मत सुनना। आर्यन वहां पहुंच चुका था। काजल हैरान रह गई, तुम यहाँ? आर्यन बोला, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें अकेले आने दूंगा? काजल की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने ताली बजाई। अचानक चारों तरफ से उसके आदमी बाहर आ गए। आर्यन और काजल चारों ओर से घिर चुके थे। सम्राट ने कहा, आर्यन, अगर अनन्या को बचाना है तो मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। कैसा खेल? सम्राट ने 2 दरवाजों की ओर इशारा किया। एक दरवाजे के पीछे अनन्या की जिंदगी है और दूसरे के पीछे। वह मुस्कुराया, उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे अतीत का सच। तुम दोनों में से सिर्फ एक ही दरवाजा खोल सकते हो। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बिना देर किए काजल का हाथ पकड़ लिया। मेरे लिए किसी भी सच से ज्यादा जरूरी काजल की जिंदगी है। सम्राट जोर से हंस पड़ा, मुझे पता था तुम यही चुनोगे। आर्यन ने पहला दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक बड़ा आईना लगा था। उस पर लाल रंग से लिखा था, तुम परीक्षा में पास हो गए। अचानक पीछे वाला दूसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था, जिसकी दीवारों पर आर्यन और काजल के बचपन की दर्जनों तस्वीरें लगी थीं। कमरे के बीच में एक पुराना वीडियो कैमरा रखा था और उसके पास एक महिला की तस्वीर। काजल तस्वीर देखते ही रो पड़ी। माँ,
तस्वीर के नीचे लिखा था, सावित्री देवी अनन्या की माँ। तभी कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सावित्री देवी दिखाई दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बेटी यह वीडियो देख रही है तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आर्यन और काजल सांस रोके वीडियो देखने लगे। तभी धड़ाम, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़ा सम्राट मुस्कुराया, अब देखते हैं तुम दोनों इस कमरे से जिंदा बाहर निकल भी पाते हो या नहीं। कमरे का भारी लोहे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। आर्यन ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जरा भी नहीं हिला। काजल घबराकर बोली, आर्यन अब क्या होगा? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोनों की नज़र फिर वीडियो स्क्रीन पर गई। सावित्री देवी की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी अनन्या, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने बहुत मुश्किल रास्ता तय किया है। मुझे तुम पर गर्व है। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल होता है, उसकी दौलत नहीं। अगर तुम्हारे साथ आर्यन है तो उस पर भरोसा करना, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आर्यन और काजल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। माँ, आपको आर्यन के बारे में कैसे पता था? काजल ने धीरे से कहा। वीडियो आगे बढ़ा, और अब सबसे बड़ा सच। पूरा कमरा शांत हो गया। तुम्हारे पिता का नाम इस वीडियो में नहीं है। उनका नाम मैंने एक चांदी के लॉकेट में छिपाया है जो पुराने चर्च की घंटी के अंदर रखा गया है। इतना कहते ही वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी समय कमरे में एक तेज बीप 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 की आवाज़ गूंजने लगी। आर्यन ने चारों ओर देखा। दीवार पर एक डिजिटल टाइमर जल उठा। 10 बजे। काजल घबराकर बोली, यह क्या है? आर्यन समझ गया, ये टाइम लॉक है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। उसी समय फर्श धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। कमरा एक जाल में बदल चुका था। बाहर सम्राट अपने आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके एक आदमी ने पूछा, सर, अगर वे बच गए तो? सम्राट बोला, अगर वे इस परीक्षा से बच गए तभी वे सच जानने के लायक हैं। उसी समय उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ किसी ने कहा, सर, पुलिस लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। सम्राट शांत स्वर में बोला, तो अब अगला चरण शुरू करो। कमरे के अंदर आर्यन ने दीवार पर एक छोटी सी लोहे की चाबी देखी, लेकिन वह बहुत ऊंचाई पर थी। उसने काजल से कहा, मेरे कंधों पर चढ़ो, जल्दी। काजल झिझकी, अगर तुम गिर गए तो? आर्यन मुस्कुराया, तुम्हारे लिए गिरना भी मंजूर है। काजल उसके कंधों पर चढ़ गई। जैसे ही उसने चाबी पकड़ने की कोशिश की, धड़ाम, दीवार का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, और उस टूटे हुए हिस्से के पीछे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। लेकिन उसी सुरंग से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। आर्यन और काजल सांस रोके उस अंधेरी सुरंग की ओर देखने लगे। टाइमर पर अब सिर्फ 8:42 बचे थे। कमरे का फर्श धीरे धीरे नीचे धंस रहा था। आर्यन और काजल की नज़रें उस अंधेरी सुरंग पर टिकी थीं। ठक ठक ठक, कदमों की आवाज़ और तेज होती गई। अचानक सुरंग से एक आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर धूल लगी थी और हाथ में एक लालटेन थी। काजल उसे देखकर चौंक गई। रघुनाथ अंकल, आप? वह सचमुच रघुनाथ थे। उन्होंने जल्दी से कहा, बातों का समय नहीं है, मेरे पीछे आओ। आर्यन ने पूछा, आपको इस गुप्त रास्ते के बारे में कैसे पता? रघुनाथ ने जवाब दिया, 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने मुझे ये रास्ता दिखाया था। अगर कभी अनन्या मुसीबत में फंसे तो इसी रास्ते से उसे बचाना। तीनों तेजी से सुरंग के अंदर दौड़ने लगे, लेकिन पीछे लगा टाइमर लगातार चल रहा था। 5:31। सुरंग बहुत संकरी थी। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा आ गया। दरवाजे पर 3 गोल निशान बने थे। रघुनाथ बोले, इसे खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए। आर्यन ने जेब से पहली चाबी निकाली। काजल ने वह पुरानी चाबी निकाली जो उसे लाइट हाउस में मिली थी। दोनों चाबियां लग गईं, लेकिन तीसरी चाबी गायब थी। टाइमर 2:15। काजल की आंखों में डर उतर आया। अब क्या होगा? उसी समय पीछे से एक आवाज़ आई, तीसरी चाबी मेरे पास है। सबने मुड़कर देखा। वह विक्रम था। उसके कंधे पर अभी भी पट्टी बंधी थी। वह दर्द में था लेकिन मुस्कुरा रहा था। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने आया हूँ। उसने तीसरी चाबी ताले में लगा दी। घर्र, लोहे का विशाल दरवाज़ा खुल गया। तीनों तेजी से बाहर निकल गए। जैसे ही वे सुरंग से बाहर आए, पीछे जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, पूरी सुरंग ढह गई। अगर वे कुछ सेकंड और रुकते तो बाहर नहीं निकल पाते। दूर पहाड़ी पर खड़ा सम्राट ये सब देख रहा था। उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा आर्यन, तुम हर परीक्षा पास कर रहे हो। उसके बगल में खड़ा आदमी बोला, सर, अब अगला कदम। सम्राट ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, अब उन्हें पुराने चर्च तक पहुंचने दो। क्यों? क्योंकि वहीं उन्हें ऐसा सच मिलेगा जो उनके प्यार की भी परीक्षा लेगा। सम्राट की रहस्यमयी मुस्कान देखकर उसके अपने आदमी भी डर गए।
उधर आर्यन ने काजल की ओर देखा। अब हमारी मंजिल पुराना चच है। काजल ने सिर हिलाया। इस बार हम साथ जाएंगे और साथ ही लौटेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चच पहुंचने से पहले ही कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अगली सुबह आर्यन, काजल, रघुनाथ और विक्रम पुराने चर्च की ओर निकल पड़े। ये चर्च शहर से दूर एक पहाड़ी पर बना था और वर्षों से बंद पड़ा था। आसमान में हल्की धुंध थी। चर्च के टूटे हुए दरवाजे हवा के साथ चरमराने की आवाज कर रहे थे। रघुनाथ ने धीमे स्वर में कहा, यही वह जगह है जहां तुम्हारी मां ने आखिरी बार कदम रखा था। काजल की आंखें नम हो गईं। चारों लोग चर्च के अंदर पहुंचे। बीच में एक विशाल घंटी लटकी हुई थी। आर्यन ने ऊपर देखा। वीडियो में कहा गया था कि लॉकेट घंटी के अंदर छिपा है। विक्रम रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। काफी कोशिश के बाद उसने घंटी के अंदर हाथ डाला। कुछ पल बाद उसके हाथ में एक चांदी का लॉकेट था। वह नीचे उतर आया और लॉकेट आर्यन को दे दिया। काजल की सांसें तेज हो गईं। आर्यन ने धीरे धीरे लॉकेट खोला। अंदर एक बहुत छोटा कागज मोड़कर रखा गया था। उसने सावधानी से कागज खोला। उस पर लिखा था, मेरी बेटी अनन्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो कि तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। तुम्हारे पिता का नाम इस कागज पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के दिल में है जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस इंसान पर भरोसा करना। सब हैरान रह गए। काजल ने निराश होकर कहा, फिर वही पहेली। उसी समय चर्च का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम, बाहर से किसी ने ताला लगा दिया था। फिर चर्च के स्पीकर से सम्राट की आवाज गूंजी, बहुत अच्छा, तुम लोग यहां तक पहुंच गए। आर्यन ने गुस्से में कहा, सम्राट सामने आओ। सम्राट हंसा, इतनी जल्दी नहीं आर्यन, पहले मेरा आखिरी खेल खेलो। अचानक चर्च की दीवार पर एक प्रोजेक्टर चालू हुआ। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो दिखाई दिया। वीडियो में राजवीर सिंह कुर्सी से बंधे हुए थे। काजल घबरा गई। अंकल, सम्राट की आवाज फिर आई, अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक शाम 6 बजे पुराने बंद बंदरगाह पर आना। और याद रखना, इस बार अगर पुलिस साथ लाए तो तुम्हें सिर्फ सच नहीं, अपना परिवार भी खोना पड़ेगा। वीडियो बंद हो गया। पूरा चर्च फिर से सन्नाटे में डूब गया। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब ये खेल खत्म होगा। काजल ने उसका हाथ थाम लिया। हम राजवीर अंकल को वापस लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन चर्च की सबसे ऊंची खिड़की से कोई दूरबीन लगाकर उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से कहा, सम्राट को नहीं पता, असली बाजी अब मेरे हाथ में है। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। शाम के ठीक 6 बजे पुराना बंदरगाह घने कोहरे में ढका हुआ था। समुद्र की लहरें जोर जोर से किनारे से टकरा रही थीं। आर्यन और काजल तय समय पर वहां पहुंच गए। इस बार उन्होंने पुलिस को सामने नहीं लाया, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा और उनकी टीम दूर से गुप्त निगरानी कर रहे थे। आर्यन ने चारों ओर देखा। सम्राट, हम आ गए हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक बड़े मालवाहक जहाज का दरवाजा खुला। सम्राट धीरे धीरे बाहर आया। उसके पीछे उसके कई आदमी थे और बीच में राजवीर सिंह कुर्सी से बंधे हुए थे। काजल की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, सम्राट मुस्कुराया, अनन्या, तुम्हारे अंदर आज भी वही मासूमियत है। आर्यन आगे बढ़ा, उन्हें छोड़ दो। सम्राट ने सिर हिलाया, इतनी आसानी से नहीं। उसने एक छोटा रिमोट निकाला। इस पूरे जहाज में विस्फोटक लगाए गए हैं। अगर मैंने ये बटन दबाया तो यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पूरे माहौल में तनाव फैल गया। तभी ऊपर क्रेन के प्लेटफॉर्म से एक आवाज आई, सम्राट। सब ने ऊपर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ कपड़ा हटाया। सब चौंक गए। वह रघुनाथ नहीं था, वह था अर्जुन प्रताप सिंह, राजवीर सिंह का छोटा भाई, जिसे पूरे परिवार ने 20 साल पहले मृत समझ लिया था। राजवीर की आंखों से आंसू निकल आए। अर्जुन, तुम जिंदा हो? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ भैया, और मैं पिछले 20 साल से सम्राट के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। सम्राट पहली बार घबरा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपने हाथ में एक फाइल उठाई। इसमें तुम्हारे सारे अपराधों के सबूत हैं। गुस्से में सम्राट ने रिमोट का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन धाया, एक गोली चली। गोली सम्राट के हाथ में लगी। रिमोट उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर गया। सबने देखा, गोली इंस्पेक्टर शर्मा ने चलाई थी। पुलिस चारों तरफ से बंदरगाह को घेर चुकी थी। सम्राट के आदमी हथियार डालने लगे। आर्यन दौड़कर राजवीर सिंह को आज़ाद करने पहुंचा। काजल ने भी उनकी रस्सियां खोल दीं। राजवीर ने भावुक होकर दोनों को गले लगा लिया। लेकिन तभी सम्राट हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सब रुक गए। वह बोला, तुम लोग जीत गए, ऐसा सोच रहे हो? उसने अपनी जेब से एक छोटी चाबी निकाली। असली राज अभी भी इस चाबी के पीछे छिपा है। इतना कहकर उसने वह चाबी समुद्र में फेंक दी और खुद भी जहाज से छलांग लगा दी। छपाक, कुछ सेकंड बाद सम्राट समुद्र की लहरों में गायब हो चुका था। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
क्या सम्राट सचमुच मर गया, या वह फिर लौटेगा? बंदरगाह पर हुई घटना के बाद सभी लोग सिंह हवेली लौट आए। राजवीर सिंह सुरक्षित थे, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, अर्जुन प्रताप सिंह 20 साल तक कहाँ थे? ड्राइंग रूम में पूरा परिवार बैठा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। 20 साल पहले मुझे सम्राट की साजिश का पता चल गया था। उसने अनन्या के माता पिता की संपत्ति हड़पने के लिए यह पूरा खेल रचा था। काजल की आंखें नम हो गईं। तो मेरे माता पिता? अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्होंने आखिरी सांस तक तुम्हें बचाने की कोशिश की। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने काजल का हाथ थाम लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, अर्जुन ने आगे कहा। मैंने सम्राट को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह बच गया और छिपकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करता रहा। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, लेकिन वह चाबी? अर्जुन मुस्कुराए। वह असली चाबी नहीं थी। सब चौंक गए। क्या? हाँ, सम्राट हमेशा नकली चाबी अपने पास रखता था। असली चाबी उसने कभी अपने साथ नहीं रखी। आर्यन ने पूछा, तो असली चाबी कहाँ है? अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही अंदर वही असली चाबी चमक रही थी। मैंने सालों पहले उससे चुपके से बदल दी थी। सभी के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। अर्जुन ने कहा, यह चाबी शहर के पुराने बैंक के एक लॉकर की है। उस लॉकर में अनन्या के माता पिता की वसीयत, जमीन के कागज और सम्राट के अपराधों के अंतिम सबूत रखे हैं। अगले ही दिन आर्यन, काजल, अर्जुन और इंस्पेक्टर शर्मा बैंक पहुंचे। चाबी लॉकर में घुमाई गई। टक, लॉकर खुल गया। अंदर एक फाइल, एक पुरानी डायरी और एक सीलबंद लिफाफा रखा था। काजल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र था। मेरी प्यारी अनन्या, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो समझो कि न्याय जीत चुका है। अब अपनी जिंदगी डर में नहीं, बल्कि प्यार और उम्मीद के साथ जीना। काजल की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन ने उसे गले लगा लिया। इसी बीच इंस्पेक्टर शर्मा ने फाइल खोली। अंदर सम्राट के खिलाफ पक्के सबूत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब अगर सम्राट जिंदा भी है तो कानून उससे बचने नहीं देगा। लेकिन उसी समय समुद्र के बीच एक छोटी नाव पर एक आदमी की आंखें खुलीं। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वह धीरे धीरे उठकर मुस्कुराया। वह सम्राट था। उसने दूर शहर की ओर देखते हुए कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई आर्यन। सम्राट के जिंदा होने की खबर अभी किसी को नहीं थी। सिंह हवेली में कई दिनों बाद खुशियों का माहौल लौट आया था। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। राजवीर सिंह मुस्कुराते हुए बोले, इतनी परेशानियों के बाद अब इस घर में खुशियां लौटनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आर्यन और काजल की सगाई जल्द से जल्द हो। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। काजल ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। आर्यन मुस्कुराकर बोला, जो फैसला आप सबका, वही मेरा। सगाई की तैयारियां शुरू हो गईं। हवेली में मेहमान आने लगे। संगीत, हंसी और खुशियों से पूरा माहौल भर गया। आर्यन काजल के पास आया। क्या तुम खुश हो? काजल मुस्कुराए, बहुत, लेकिन पता नहीं क्यों दिल अभी भी कह रहा है कि कोई तूफान बाकी है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार जो भी आएगा हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। उधर शहर से दूर एक गुप्त जगह पर सम्राट अपने जख्मों का इलाज करवा रहा था। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। उसने अपने नए साथी से कहा, आज से मेरा नाम सम्राट नहीं, उद्धरण चिन्ह ... मिस्टर विराज होगा। उसका नया चेहरा और नई पहचान उसे फिर से खेल में वापस ला चुकी थी। सगाई का दिन आ गया। हवेली में सभी मेहमान मौजूद थे। आर्यन स्टेज पर खड़ा था। काजल लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही आर्यन अंगूठी उठाने वाला था, पूरे हॉल की बिजली चली गई। धड़ाम। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल अंधेरे में डूबा रहा। जब लाइट वापस आए तो सबके होश उड़ गए। काजल स्टेज पर नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ उसकी सगाई की अंगूठी जमीन पर पड़ी थी। आर्यन घबरा गया। काजल। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। उसी समय आर्यन के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर काजल कुर्सी से बंधी हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में डर था। फिर कैमरे के सामने एक आदमी आया। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो आर्यन, मैं हूं, मिस्टर विराज। आर्यन उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गया। वह और कोई नहीं, सम्राट था। सगाई का हॉल चीख पुकार से गूंज उठा। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर काजल कुर्सी से बंधी हुई थी। आर्यन। काजल की आवाज़ कांप रही थी, मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करना। तभी कैमरे के सामने मिस्टर विराज आया। उसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन आवाज़ वही थी, सम्राट की। वह मुस्कुराया, अगर काजल को जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक 12 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर दिखाओ। आर्यन ने गुस्से में कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विराज हंस पड़ा, गुस्सा बाद में करना, पहले उसे ढूंढो। वीडियो कॉल कट गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने तुरंत साइबर टीम को बुलाया। वीडियो कॉल की लोकेशन ट्रेस करो।
कुछ मिनट बाद जवाब आया, सर, कॉल लगातार अलग अलग जगहों से रूट की गई है, असली लोकेशन छिपाई गई है। आर्यन ने मेज पर मुक्का मारा। सम्राट हर बार एक कदम आगे कैसे निकल जाता है। तभी विक्रम आगे आया, भैया, मुझे एक जगह पर शक है। कहाँ? शहर के बाहर पुरानी ब्लू वेयरहाउस फैक्ट्री। सम्राट पहले वहां अपने लोगों से मिला करता था। बिना समय गंवाए आर्यन, विक्रम और पुलिस की एक छोटी टीम उस फैक्ट्री की ओर रवाना हो गई। रात के अंधेरे में वे चुपचाप अंदर पहुंचे। पूरा गोदाम सुनसान था। अचानक उन्हें एक कुर्सी दिखाई दी। उस पर कोई बैठा था। आर्यन दौड़कर पहुंचा, काजल, लेकिन कुर्सी पर काजल नहीं थी। वहां एक पुतला बैठा था। उसके हाथ में एक टाइमर लगा था। रात के 12:30। इंस्पेक्टर शर्मा चिल्लाए, सब लोग पीछे हटो। लेकिन तभी टाइमर 0 पर पहुंचा। धड़ाम, एक तेज धमाका हुआ। सौभाग्य से वह असली बम नहीं था, सिर्फ धुएं का विस्फोट था। धुआं छत्ते ही दीवार पर लाल रंग से लिखा दिखाई दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी समय आर्यन के मोबाइल पर फिर एक वीडियो आया। इस बार काजल मुस्कुरा रही थी। आर्यन हैरान हो गया। काजल, तुम ठीक हो? काजल बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ एक लड़की और कैद है। कैमरा अचानक दूसरी तरफ घूमा। वहां लगभग 10 साल की एक छोटी बच्ची रस्सियों से बंधी हुई थी। वह रो रही थी। विराज की आवाज फिर गूंजी, आर्यन, अब तुम्हें फैसला करना होगा। पहले काजल को बचाओगे, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, या इस मासूम बच्ची को? आर्यन की सांसें थम गईं। यह अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। वीडियो बंद होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखों के सामने बार बार काजल और उस मासूम बच्ची का चेहरा घूम रहा था। विक्रम ने धीरे से कहा, भैया, जल्दी फैसला करना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं किसी एक को चुन ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, तो क्या करेंगे? आर्यन की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। हम दोनों को बचाएंगे। उसी समय साइबर टीम का एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। सर, हमें वीडियो में एक सुराग मिला है। उसने स्क्रीन पर वीडियो रोककर जूम किया। खिड़की के बाहर एक पुराना लाल रंग का लाइट हाउस दिखाई दे रहा था। रघुनाथ तुरंत बोले, मैं इस जगह को पहचानता हूँ। ये समुद्र के किनारे पुरानी मछुआरों की कॉलोनी के पास है। इंस्पेक्टर शर्मा ने तुरंत टीम तैयार कर दी। उधर काजल और वह छोटी बच्ची एक पुराने गोदाम में बंद थीं। काजल ने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने धीरे से कहा, मेरा नाम मीरा है। डरो मत मीरा, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। मीरा ने मासूमियत से पूछा, दीदी, क्या आपके दोस्त हमें बचाने आएंगे? काजल मुस्कुराए, हाँ, आर्यन जरूर आएगा। रात के अंधेरे में आर्यन और पुलिस गोदाम के पास पहुंच गए। उन्होंने चारों ओर से जगह को घेर लिया, लेकिन अंदर जाने से पहले आर्यन की नज़र जमीन पर बनी एक अजीब निशानी पर पड़ी। वह एक काला बिच्छू बना हुआ था। अर्जुन प्रताप सिंह का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं, आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बोले, ये सम्राट का निशान नहीं है। तो किसका है? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, ये ब्लैक स्कॉर्पियन नाम के एक गुप्त अपराधी गिरोह का निशान है। सभी हैरान रह गए। क्या सम्राट अकेला नहीं था? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, वह सिर्फ इस गिरोह का एक सदस्य था। उसी समय गोदाम के अंदर से जोरदार गोली चलने की आवाज आई। धाया, काजल की चीख सुनाई दी। आर्यन बिना एक पल गंवाए गोदाम के अंदर दौड़ पड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अंदर उसके लिए एक और खतरनाक जाल तैयार था। गोदाम के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, टूटे हुए शीशे, जंग लगी मशीनें और सन्नाटा। आर्यन तेजी से काजल की आवाज की ओर भागा। अचानक धाया, एक और गोली चली। गोली आर्यन के बिल्कुल पास वाली दीवार में जा लगी। इंस्पेक्टर शर्मा चिल्लाए, आर्यन, संभल कर। आर्यन ने लोहे के बड़े ड्रम के पीछे छिपकर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे दूर एक कमरे में काजल और छोटी मीरा दिखाई दी। दोनों कुर्सियों से बंधी थीं। आर्यन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर की बालकनी से एक भारी आवाज गूंजी, बहुत हिम्मत है तुम में, आर्यन सिंह। सभी ने ऊपर देखा। काले लंबे कोट और चांदी के मुखौटे में एक रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसके कोट पर काले बिच्छू का निशान बना था। अर्जुन प्रताप सिंह ने उसे देखते ही कहा, यही है ब्लैक स्कॉर्पियन का सरगना। सरगना धीमे धीमे ताली बजाने लगा। तुमने सम्राट को हराया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उसी समय सम्राट भी अंधेरे से बाहर आया। अब वह उस सरगना के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। आर्यन समझ गया, सम्राट सचमुच इस गिरोह का सिर्फ एक मोहरा था। सरगना ने मुस्कुराकर कहा, आर्यन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी शर्त मान लो, तो मैं काजल और मीरा दोनों को छोड़ दूंगा। आर्यन ने दृढ़ स्वर में पूछा, क्या शर्त है? सरगना बोला, अनन्या की विरासत और उसके परिवार की सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो। काजल जोर से बोली, नहीं आर्यन, मेरी वजह से ऐसा मत करना। आर्यन कुछ पल शांत रहा, फिर मुस्कुराया, दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन अपनों की जिंदगी नहीं। सरगना हंस पड़ा, मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे,
लेकिन उसी समय उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि पीछे खड़ा सम्राट अचानक बोला, सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। सर्गना ने उसकी तरफ देखा। क्या? सम्राट ने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल निकाली और उसे सर्गना की ओर तान दिया। पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। सर्गना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सम्राट, क्या तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो? सम्राट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, उद्धरण चिन्ह ... अब मैं किसी का मोहरा नहीं बनूंगा। गोदाम में मौजूद हर व्यक्ति हैरानी से ये दृश्य देख रहा था। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही रोमांटिक, दिल छू लेने वाली और नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।